नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बैठ जाइए सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप पूछिए, मत बैठ जाएं, वो अपने आप ही आपको बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। ओके। ओके सर। तो अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मेरा नाम स्नेहा मीणा है और मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी अब तक की एजुकेशन जयपुर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से जयपुर से ही कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट रहे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एंड उसके बाद मैंने अपना मास्टर हिस्ट्री से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही हूँ मैम और इंटरेस्ट के तौर पर मैं योगा करना और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करना पसंद करती हूँ। जयपुर के बारे में बताइए, जयपुर के कल्चर के बारे में बताइए। जी सर। सर खास जयपुर, राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जी सर। सर जयपुर के कल्चर की बात करते हैं तो जयपुर को राजस्थान में मिनी राजस्थान कहा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के सभी समुदाय जयपुर में रहते हैं। जयपुर में विशेष तौर पर मीणा कम्युनिटी रहती है जिनका जो पहनावा होता है वो लहंगा और लुगड़ी होता है। और जयपुर में जो खान पान की बात करें तो जैसे कि घेवर हुआ और प्याज की कचौरी हुई है, मावा की कचौरी, ये प्रसिद्ध है। एंड जयपुर में को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर का जो परकोटा है सर वो एक ऐतिहासिक स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है जिसमें हम हवा महल और जंतर मंतर और सिटी प्लेस ऐसे ऐतिहासिक स्थल उसमें स्थित है। एंड सर जयपुर को हम इस तौर पर देखते हैं कि वहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक सौहार्द जयपुर काफी की है। हिस्ट्री बताइए, इतिहास बताइए जयपुर का। जी सर। सर जयपुर शहर की स्थापना जयपुर रियासत के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड उनके द्वारा 1727 में की गई। और जो जयपुर है जिसको पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जब ब्रिटेन के राजकुमार ने यात्रा की तो पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, इसलिए उसका नाम गुलाबी शहर रखा गया। हिस्ट्री तो बताइए ना, अंग्रेजों से पहले की हिस्ट्री। जी सर। अंग्रेजों से पहले की हिस्ट्री है कि आमेर जो रियासत रही है जयपुर की, तो आमेर रियासत में जो खच्चवा वंश का शासन रहा है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले जो राम सिंह थे राजा और फिर उसके बाद में सवाई जयसिंह थे, मान सिंह थे और सवाई जयसिंह सेकंड हुए, फिर सवाई राम सिंह सेकंड हुए और फिर लास्ट जो जयपुर के जो राजा रहे वो मान सिंह सेकंड रहे। आजकल कहा जाता है कि हिस्ट्री को रीराइट दोबारा लिखा जाए, आपका क्या विचार है? हिस्ट्री तो लिखी हुई है, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? जी सर, मेरा विचार है कि हम हिस्ट्री को रीराइट ना करके रिवाइज करके और या पुनर्समीक्षा कर सकते हैं हिस्ट्री की। यानी इतिहास के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन्हें मुख्य धारा में नहीं शामिल किया गया है या उनको कम महत्व दिया गया है। एग्जाम्पल दीजिए। जी सर। जैसे कि सर हमें देखते हैं कि वुमेन्स का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको कम महत्व दिया गया। सेकंड, अगर हम क्षेत्र वाइज देखें तो जो साउथ इंडिया है उनका जो इतिहास में जो उनकी भूमिका को देखते हुए उनका कम महत्व, उनको कम, उनके बारे में कम लिखा गया है। तो वो तो रिवाइज नहीं हुआ ना, वो तो लिखना हो गया। और ज्यादा लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, पर रीराइट हिस्ट्री के आप खिलाफ हैं, आप हित में नहीं है उसके। सर मैं उस रीराइट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी पक्ष को बिल्कुल भी नहीं लिखा गया तो वो रीराइट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं काकतीय वंश हुआ दक्षिण भारत का, उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन इसकी समीक्षा इस प्रकार हो सकती है कि उनके कुछ पक्ष जैसे कि उनकी जो वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो उनके बारे में कम लिखा गया, तो ऐसी चीज़ों के जो आर्थिक, सामाजिक और तो पहलू इन है उनके चीजों पे बारे तो में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। जो आप बता रहे हैं कि हाँ। जो जो इतिहास के अंदर जिनको फोकस नहीं दिया गया उनके बारे में लिखा जाए, उसके बारे में तो कंट्रोवर्सी नहीं है। रीराइटिंग हिस्ट्री की तो कंट्रोवर्सी की अलग वो है रिक्वायरमेंट। सर जो कंट्रोवर्सी है वो इस बात पे है कि जैसे जैसे आप मैं आपको बताऊं, औरंगजेब हुए, जैसे अकबर हुए, जैसे मुगल सुल्तान हुए, जैसे हमारे दिल्ली में सड़कें हैं उनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा? इस कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाए।
आपका ओपिनियन? कि मुगल्स का रोल थोड़ा कम किया जाए और हिंदू राजाओं का रोल थोड़ा ज़्यादा बताया जाए। जी सर, जहाँ पर भूमिका की बात है वहाँ हमें बैलेंस करना चाहिए। जहाँ हमारे जो शासक रहे हैं उनका जो कम यदि लिखा गया है उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो जैसे कि मुगल शासकों के बारे में ज़्यादा लिखा गया। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि हमारे पास स्रोत ज़्यादा है, क्योंकि दरबारी लेखन का उस समय परंपरा थी तो उसके लेकर स्रोत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ हम अपने जो क्षेत्र थे उनकी सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर लिखते हैं तो हमारे पास सोर्स की कमी हो जाती है वहाँ पर। ये एक रीज़न है। तो अगर हम हमारे पास साक्ष्य है और हम साक्ष्यों के आधार पर रीराइट करते हैं और किसी भी पूर्वाग्रह मुक्त हम इतिहास का लेखन करते हैं तो मुझे लगता है लिखा जाना चाहिए सर। थैंक यू। ओके स्नेहा, जी सर। राजस्थान में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? सर राजस्थान खनिजों के दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य है। वहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि संगमरमर है, तो पूरे इंडिया का 90% जो संगमरमर राजस्थान में प्रोडक्शन होता है। एंड जैसे कि जस्ता देखें तो जस्ता की जो सबसे बड़ी एशिया की जो खदान है वो राजस्थान में ही है। इसके अलावा सीमेंट हुआ जो 15% जो राजस्थान में पाया जाता है। और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स भी है, और सर उनका नाम तो मैं याद नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे कि इसके अलावा हम स्टोन देखते हैं ना। रेयर अर्थ मिनरल्स अभी न्यूज में थे, किस लिए न्यूज में थे वो? सर रेयर अर्थ मिनरल्स जो न्यूज़ में रहते हैं उनकी सप्लाई चेन है, उसको लेकर जो अनस्टेबिलिटी रहती है उसको लेकर वो न्यूज़ में रहते हैं। खाली सप्लाई चेन के लिए या उनकी कुछ डिमांड भी है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में? जी सर, हमारे जो एनर्जी सेक्टर है और जैसे कि चिप के लिए, जैसे डिजिटल दुनिया की धड़कन चिप को कहा जाता है, तो उसके लिए भी रेयर अर्थ मेटल्स की आवश्यकता है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आपने सुना होगा। कौन सी क्रॉप्स हैं जिसके लिए परमिशन मिली हुई है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में? सर कपास की एक वैरायटी है जिसको अनुमति मिली हुई है, बाकी किसी को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया कमेटी के द्वारा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूसरे आइटम्स को नहीं मिल रही है अप्रूवल? सर इसके जो रीजंस है, मेन रीज़न यही है कि अगर हम एक वैरायटी को अपनाते हैं मॉडिफाइड वाली, तो उसे मोनो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा जो रीज़न है जो हेल्थ से रिलेटेड है कि ऐसे विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि यदि ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करेंगे तो जो डिजीज है जैसे कैंसर जैसी बीमारियां उनका कारण बन सकती है। बट बहुत से तीस कंट्रीज में तो दूसरे क्रॉप्स को भी अलाउ किया गया है। सोयाबीन अलाउड है, मेज अलाउड है, और भी कुछ आइटम्स हैं अलाउड है। तो इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? सर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कम है। तो इसको लेकर वो पूरी तरह से हम श्योर नहीं है कि इसका जो मतलब सर एक रीज़न ये हो सकता है कि हम जहाँ पर अलाउ किया गया है उसको हम एक इस तरह से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या इम्पेक्ट हो रहे हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में हम भी अपना सकते हैं इसको। ओके, राजस्थान का जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है, ज्यादा है, या कंपेरेबल है? सर राजस्थान का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के हिसाब से 66 है, और राजस्थान की जो एवरेज है उससे कम ही है सर। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना कम है? सर इसके ऐतिहासिक और सामाजिक और आर्थिक रीज़न है। पहला जो रीज़न है कि वुमेन्स की जो लिटरेसी रेट है वो 52% ही है, और वुमेन से लिटरेसी रेट कम होने का जो मेन रीज़न है वो चाइल्ड मैरिज है। सेकंड जो रीज़न है जो उनकी सिक्योरिटी को लेकर है कि स्कूल की डिस्टेंस घर से ज़्यादा है। जैसे कि प्रतापगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो लड़कियां 6 किलोमीटर तक पैदल स्कूल जाती है, तो सेकेंडरी लेवल पे उनकी ड्रॉप आउट रेट ऐसे ही बढ़ जाती है। एंड थर्ड रीज़न सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो स्कूल है वहाँ पर वुमेन्स के लिए या फिर फैसिलिटी नहीं है, अलग से सैनिटरी पैड की ओके, व्यवस्था है। थैंक यू। थैंक यू सर। स्नेहा, आप महारानी कॉलेज जयपुर में पढ़ी हुई हैं। ये सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। आज के टाइम में आपको लगता है कि भारत में सिर्फ लड़कियों के लिए या सिर्फ लड़कों के लिए अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए या को एजुकेशन होना चाहिए?
मैम इसके बारे में हमें दोनों ही तरह से विचार करना चाहिए। अगर हम प्राइमरी स्टेज पर देखें तो वुमेन्स की शिक्षा में जो मेन बाधा आती है वो पेरेंट्स की सिक्योरिटी को रिलेट आती है। वो सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की एक गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज में जाती है तो ज़्यादा सिक्योर होगी। तो उनकी यदि वो इस रीजन की वजह से स्कूल नहीं भेजना चाहते तो हमें इसको एड्रेस करने के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये रीज़न नहीं बनना चाहिए एजुकेशन में। अगर हमारी सोसाइटी इससे डेवलप होती है और हमारी सोच बदलती है कि को एजुकेशन में भी लड़कियां सिक्योर रह सकती है, तो वहाँ पर फिर हमें को एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह के कॉलेज या स्कूल में पढ़ने के बाद आपको ऐसा क्या लगता है कि हाँ मुझ में ये कमी रहेगी, शायद मैं को एजुकेशन में पढ़ती तो मुझे ज़्यादा फायदा था? मैम ऐसा मुझे ऐसी कोई कमी नहीं लगती कि एक गर्ल्स या स्कूल या कॉलेज में पढ़ने से उसकी वजह से कोई कमी रहेगी। एक ये कह सकते हैं कि एक अपोजिट जेंडर के मतलब बिहेवियर होता है हमारा कि कैसे बातचीत करनी है, उनको लेकर थोड़ा सा झिझक रहती है कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं को एजुकेशन में रहती तो ये चीज़ मेरे में नहीं रहती। ओके। स्नेहा, ट्रम्प अभी जो प्रेसिडेंट है यूएस के, है ना, पहले 2017 में भी थे वो, और अभी इस साल जो है 2025 जनवरी से प्रेसिडेंट है। तो उनके पहले वाला जो उनका प्रेसिडेंसी का टर्म था और जो अभी का चल रहा है, आपको ये क्या अंतर नजर आ रहा है भारत के लिए? पहले टर्म में वो भारत के लिए कैसे थे, दूसरे टर्म में जो है इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा जा रहा है? मैम अगर उनके फर्स्ट और सेकंड जो कार्यकाल रहा है उनका डिफरेंस देखे तो फर्स्ट जो उनके कार्यकाल में हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे वो अच्छे थे, लेकिन सेकंड अभी उनका जो कार्यकाल है तो टैरिफ का जो उनके द्वारा लगाया गया कि 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी के तौर पर, तो यहाँ पर ये थोड़े से संबंध हमें ऐसे नजर आ रहे हैं। सेकंड ये है हमें कि जो वीज़ा वाली उनकी जो पॉलिसी है जहाँ पर 70% भारतीयों द्वारा अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट कार्यकाल में भी उनका इतना रिस्ट्रिक्ट रहा था उसके प्रति, लेकिन अब की बार वो उन्होंने योजना ही ला दी, इम्प्लीमेंट ही कर दिया उसको वास्तविक रूप से। एंड मैम ये दो में डिफरेंस देख पा रहे हैं। पहले कार्यकाल में आप बोल रहे हैं कि ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा रहा, क्या ये अच्छा रहा या उन्होंने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि ट्रेड जो है ना, भारत को अब टैरिफ जो है वो कम करना ही पड़ेगा? जी मैम, उनके द्वारा ये बोला गया था कि हमारी तरफ से ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है तो हमें ये कम करना होगा। और जैसे कि उन्होंने विकासशील और विकसित जो देश है उनकी, जो भारत विकासशील देश होने के नाते जो उनकी एक जो व्यवस्था थी उसमें लाभ प्राप्त करता है तो उसको खत्म कर क्या दिया। नाम है? मैं अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है। तो ये जो टैरिफ जो अभी उन्होंने हमें टैरिफ किंग कहते हैं, भारत जो है उसके इतने हाई टैरिफ क्यों है? कई देशों की तुलना में आप देखिए हमारे टैरिफ बहुत हाई है। जी मैम, जो 50% वाला जो टैरिफ है और 25% जिसमें पेनल्टी, उसका जो रीजन है वो है कि इंडिया के द्वारा जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जाता था। वो तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज भी आप देखिए भारत में जो है ना हमारे कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, इनबाउंड टैरिफ बहुत ज्यादा है हमारी तरफ से मैम। हाँ, मतलब ओवरऑल आप देखें हम जो है हमारे टैरिफ बहुत ज्यादा है भारत के। हम टैरिफ रैशनलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम इसका एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरा ये रीज़न है, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी सेंसिटिव इसको माना जाता है, ताकि हमारे यहाँ पर दूसरी जो कंट्रीज है उसका माल ज़्यादा इंपोर्ट ना हो सके, डंप ना हो सके, इसलिए हमें कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है डोमेस्टिक। पर क्या आपको लगता नहीं है ग्लोबलाइजेशन के थोड़ा अगेंस्ट है? एक तरफ हम बोल रहे ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, हम बहुत टैरिफ अपना लगा करके रखते हैं, हम कहते हैं हमें अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। जी मैम, मेरे विचार से टैरिफ को रैशनलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी हम विकास के दौर में जिस दौर में चल रहे हैं उस दौर में जब हम विकासशील देश है तो वहाँ पर अपनी जो WTO के नॉर्म्स भी कहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ लगा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। स्नेहा, जी सर। सरदार पटेल नहीं होते तो क्या होता? सर, सरदार पटेल जी जिनकी भूमिका भारत के एकीकरण में रही, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बिना राजाओं का रक्त बहाए भारत को एक कर दिया।
तो अगर वो नहीं रहते तो शायद सर हम अनुमान के तौर पर लगा सकते हैं कि ऐसी होता, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमें टाइम लगता है एकीकरण में, या फिर उनकी जो नीति थी वो गाजर और छड़ी की जो नीति थी, अगर वो किसी और प्रशासक में ना होती तो रक्त वो हिंसा भी देखी जा सकती है, हिंसा भी देखी जा सकती थी सर। एंड सर मुझे तो यही लगता है कि अगर वो ना होते तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है एकीकरण करना। राजा विशेष तौर पर जो क्या रियासतों के मुश्किल राजा थे, होता? जो रियासतों के जो राजा थे, उनको जो उन्होंने कन्वेंस किया अपनी जो कूटनीति के आधार पर, तो शायद वो हमारे लिए मुश्किल होता अगर उनकी अनुपस्थिति में। ज्योग्राफी भी तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, आपने पढ़ी है इतनी? जी सर। भूगोल पढ़ा है? जी सर। तो भारत का भूगोल क्या होता अगर सरदार पटेल नहीं होते तो? सर मुझे लगता है कि जो वर्तमान में भारत का भूगोल होता है वही रहता, लेकिन जो सिचुएशन में उन्होंने एकीकरण किया और जितना आसानी मतलब आसान तो नहीं रहा, लेकिन जो उनकी रणनीति रही, यदि हम वो उनकी अनुपस्थिति रहती तो शायद हमें टाइम लग सकता था, लेकिन भारत का जो वर्तमान में भूगोल है वही रहता। अच्छा, आर यू श्योर? जी सर। पक्का? एक राजा थे राजस्थान के जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्या नाम था? राजस्थान के सर जैसलमेर के राजा थे वो, नाम याद नहीं है सर। क्यों मिलना चाहते थे? सर जो उनकी कंडीशंस थी उनको जो पाकिस्तान की तरफ से फुलफिल की जा रही थी, और जो उनकी बॉर्डर भी लगती है पाकिस्तान से, इस दृष्टि से एक रीज़न ये भी रहा था। और उनको ये था कि हम यदि भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ मिलते हैं तो हमारे जो अधिकार है, हमारी जो विशेषाधिकार है वो खत्म हो सकते हैं। भारत का संविधान जब बना है तो उसका आधार क्या था, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है? सर भारत के संविधान का जो आधार है वह है कि हम समानता, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए। दूसरा जो आधार से मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ कि वो किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? मूल कहाँ से लिया गया है उसका? सर हमारा संविधान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, और सर मैं समझ नहीं पा रही उसका मटेरियल कहाँ से आया, बेसिक मटेरियल कहाँ से आया संविधान का? संविधान या पूरी चीज सब लिखी गई अपने आप ही लिख दी किसी ने, अंबेडकर जी ने लिख दी या किसी ने लिख दिया? नहीं सर, हमारे संविधान के जो प्रावधान है अलग अलग देशों से प्रेरित है, जिन्हें हमारी परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है। जैसे कि संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जो पहले से ब्रिटेन में थी उसको अपनाया गया। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है, कौन कौन से देश हैं? आपने बताया कुछ देशों के संविधान को स्टडी किया गया था, फिर उसके प्रोविजंस लिए, कौन कौन से देश थे वो खास तौर से? जी सर। और वो किसने इकट्ठा किया था मटेरियल? जी सर। जो ड्राफ्ट किसने बनाया था ओरिजिनल? जी सर, जो ड्राफ्ट है भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा तैयार किया गया था, और उसमें जो अलग उनके कमेटी के मेंबर भी थे। ड्राफ्ट अंबेडकर जी ने बनाया था सॉरी संविधान सर, का? ड्राफ्ट जो कमेटी थी शुरू उनके का ड्राफ्ट था वो किसने बनाया था? सॉरी सर। ये तो इतिहास में आनी चाहिए बात। एनीवे, सॉरी। ओके स्नेहा, गुड Yes. आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा कर रही हैं, कीप इट अप, गुड। थैंक यू सर। चलिए जीएसटी के बारे में कुछ बताइए। रैशनलाइजेशन के बाद अभी 4 स्लैब है ना, तो कौन से आइटम्स आते हैं इन स्लैब्स में, कुछ एग्जांपल्स दीजिए हमें। जी सर, जो 4 स्लैब है 0% की और 5% की, एंड सर 18%, एंड एक स्लैब जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है 40% की। जी। जो एसेंशियल गुड्स है वो जैसे? 5%, जैसे कि आटा हुआ, अच्छा, दालें हुई, हाँ, तो वो 5% 5% में रखी गई है। जो मेडिसिन Are you है, sure? दवाई है, वो 0%। यस सर। एसेंशियल गुड्स नाम में ही देखिए, एसेंशियल गुड्स, इसका मतलब क्या है?
आवश्यक वस्तुएं। हाँ, तो वो 5% में होगी या 0% में होगी? सर कुछ 0% में भी है, कुछ 5% में भी है। तो क्या फर्क है, क्यों 0 में है और 5 में है, ऐसे क्यों है? सर 0% में यह है कि टैक्स 0% ही लगता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसमें कुछ सिस्टम है सर, अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसको 0 में डिफरेंट। एसेंशियल गुड्स हैं जो अनपैक्ड हैं, ओके सर। समझ में आ गया अभी? तो 5% में क्या है? पैक्ड गुड्स। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और हेल्थ केयर बोल दिया आपने, एसेंशियल हेल्थ केयर 0 में या 5 में, किस में? सर हेल्थ की कुछ एसेंशियल जो दवाई है वो 0% में ठीक है, रहती वेरी है। गुड। 0 और 5 कवर हो गया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18%। सर 18% में जैसे कि एजुकेशन मटेरियल हुआ जो एजुकेशन तो 18 में नहीं है। सर एजुकेशन तो बेसिक चीज है ना, तो 18 में कैसे होगा? स्टेशनरी का जो सामान होता है एजुकेशन में वो 18%। और सोचिए, और क्या हो सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो तो कहीं तो जाएगा, सच में मेन कंपोनेंट है ना हमारे इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और जी सर। सॉरी चलिए सर। कोई बात नहीं। 40%। सर 40% मेरिट गुड्स के लिए रखा गया है। हाँ, इसमें लग्जरी जो गाड़ियां होती है वेरी उन पे गुड, लगता है। गुड। लग्जरी जो आइटम हुआ नेक्स्ट लग्जरी एक हो गया, दूसरा? सर अभी तो मैं यही अच्छा याद कोई कर- बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या है? सर जो मेन है इनकम टैक्स और जीएसटी है। अच्छा, उससे भी ऊपर कुछ है? सर कस्टम ड्यूटी है। ड्यूटी के ऊपर कुछ है? अच्छा चलिए, आप तो सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताइए हमें, पैसा कहाँ जाता है? सर सोशल एक्सपेंडिचर ओके, में वेरी जो गुड, ठीक है, सैलरी होती है और गुड, पेंशन होती है उनमें ज्यादा, गुड। सबसे ज्यादा। नंबर 1 कुछ और है? एजुकेशन और हेल्थ सर इनमें कम जाता है, लेकिन तो सैलरी सोशल जो सेक्टर ही हो पेंशन गया में ना। उनमें ज्यादा नहीं, जाता है। इंटरेस्ट, सर सोशल इंटरेस्ट कहीं जाता है? सर नहीं, इंटरेस्ट तो जाता है, लेकिन कहाँ सोशल जाता है? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपको पता नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइनली आज के दिन में 20 दिसंबर 2025 भारत का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, तो इसलिए डेट लेकिन दिया मैंने आपको, आज का दिन, आज के दिन में। सर मैं ये कह सकती हूँ कि आज के दिन में किन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मिस नेहा, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, थैंक यू थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आपको बुलाएंगे फीडबैक के लिए। ओके सर, थैंक यू सर।